हाय, दिस इज़ साबिर हुसैन और आप देख रहे हैं रिएक्ट बेसिक टू एडवांस सीरीज़। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स। तो हम लोग देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं और उसके बाद फिर प्रॉप्स पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स लेट्स यू स्प्लिट द यूआई इनटू इंडिपेंडेंट रीयूजेबल पीसेस। लाइक अगर हमारे पास एक वेबसाइट है तो उसको हम लोग मेन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे एक हेडर है उसका, तो हेडर ही कंपोनेंट हो जाएगा। फिर बॉडी है, बॉडी एक कंपोनेंट हो जाएगा। इस तरह से फिर उसका फुटर है तो फुटर एक कंपोनेंट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोग उनको छोटे छोटे डिवीजन्स में डिवाइड कर लेते हैं और उनको हम लोग क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स दो तरह के होते हैं हमारे पास, एक होते हैं फंक्शन कंपोनेंट्स रिएक्ट के अंदर और दूसरे होते हैं क्लास कंपोनेंट्स। फंक्शन कंपोनेंट्स बिल्कुल जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन बनाते हैं उसी तरह से होते हैं, लेकिन ये कि आपका फंक्शन कंपोनेंट हो या फिर आपका क्लास कंपोनेंट हो, इट शुड बी रिटर्निंग सम JSX। ठीक है, एट द एंड उसको कुछ ना कुछ JSX रिटर्न करनी है। तो लाइक ये हमारे पास एक फंक्शन कंपोनेंट है, इसको हम लोग अगर कॉपी करें, इसको मैं अपने ऐप कंपोनेंट से बाहर पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। आप एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में भी रख सकते हैं। हम लोग दोनों तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले सेम फाइल के अंदर ये मेरे पास ऐप का कंपोनेंट ऑलरेडी बना हुआ है, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी यूज़ किया था। अब मैं क्या बना रहा हूँ? एक वेलकम का कंपोनेंट बना रहा हूँ। जब भी आप कंपोनेंट बनाएं, चाहे वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट हो या फंक्शन कंपोनेंट हो, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना ज़रूरी है। सो कैपिटल W के साथ वेलकम है। और यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट के अंदर हम लोग कुछ प्रॉप्स रिसीव कर रहे हैं। प्रॉप्स क्या होती हैं अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। और ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है? ये हमें H1 रिटर्न कर रहा है। ठीक है, विच इज़ JSX। उसके अंदर हम लोग कर्ली ब्रेसेस लगा के जो हमारे पास डायनामिक वैल्यूज़ आ रही हैं उसको रिसीव कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इस एलिमेंट को यूज़ करना चाहूँ तो मैं इस तरह से यूज़ करूँगा, जैसे हम लोग HTML टैग यूज़ करते हैं बट विद द कैपिटल फर्स्ट लेटर। तो ये हमारा एलिमेंट है, इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये कह रहा है हेलो। ठीक है, ये वाला हेलो वहाँ पे प्रिंट हो गया, लेकिन ये प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि ये हमसे रिक्वायर कर रहा है कि प्रॉप्स के अंदर आप एक नेम सेंड करो। तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे नेम सेंड कर देते हैं, नेम इक्वल्स जो डॉग, सेव करते हैं। तो अब मेरे पास आगे नेम आ गया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से मैंने सबसे पहले जो हमारे कंपोनेंट हैं फंक्शन कंपोनेंट, ठीक है, वो हम लोगों ने कोई भी कंपोनेंट हो, क्लास बेस्ड कंपोनेंट, फंक्शन कंपोनेंट, आप एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल टाइम पे लिख सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू। तो हम लोगों ने एक वेलकम का फंक्शन कंपोनेंट बनाया। ठीक है, उसमें फंक्शन में एज एन आर्गूमेंट हम लोग प्रॉप्स रिसीव कर रहे हैं और क्योंकि कंपोनेंट जो है वो कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, तो हम लोगों ने क्या किया? हेलो डाल के आगे H1 के अंदर यहीं से प्रॉप्स में से नेम लेके वापस रिटर्न कर दी। अच्छा, अब ये प्रॉप्स क्या होती हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंपोनेंट कॉल किया जैसे HTML कंपोनेंट कॉल करते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग फंक्शन कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट बनाएंगे, कॉलिंग बिल्कुल दोनों की सेम है। तो यहाँ पे मैंने HTML कंपोनेंट की तरह उसको कॉल किया। अब उसके बाद हमने जो भी उसको प्रॉप्स पास करनी है, प्रॉप्स का मतलब होता है डाटा। ठीक है, आपने कोई भी डाटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को पास करना है, तो हम लोग जो एट्रीब्यूट्स के थ्रू उसको पास करते हैं उसका नाम हम लोग ने रखा हुआ है प्रॉप्स। ठीक है, उसको रिएक्ट कहता है कि यार प्रॉप्स है, प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोग आगे पास कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज़ किस तरह से पास करते हैं? इस तरह एट्रीब्यूट की फॉर्मेट में। यहाँ पे उसका नाम होता है उस प्रॉपर्टी का। लेट्स से कि मैं यहाँ पे कह देता हूँ यूज़र नेम। ठीक है, तो यूज़र नेम के अंदर मैंने इक्वल साइन और इक्वल साइन के बाद उसकी वैल्यू। अच्छा, ये वैल्यू जो है ये स्ट्रिंग भी हो सकती है और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस डाल के कोई भी JSX भी लिख सकता हूँ, यानी कि कोई वेरिएबल भी पास कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रॉप पास कर रहा हूँ। अब यूज़र नेम, तो मुझे यहाँ पे प्रॉप्स डॉट यूज़र नेम के साथ इसको रिसीव करूँगा और ये मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में थ्रू प्रॉप्स डाटा इजीली पास कर सकते हैं। दैट इज़ प्रॉप। ओके, ये था सिंपल वाला कंपोनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन कंपोनेंट।
अब आते हैं क्लास कंपोनेंट। तो हम लोग बिल्कुल ES6 का जो क्लास कंपोनेंट का सिंटैक्स जो क्लास का सिंटैक्स है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्लास जो है वो एज अ सब क्लास यूज़ कर रहे होते हैं। हम लोग एक्सटेंड करते हैं क्लास रिएक्ट डॉट कंपोनेंट में से। तो ये रहा हमारा क्लास बेस कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये भी वेलकम है, ये भी वेलकम है, इसको मैं वेलकम 1 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सेम नेम से दो कंपोनेंट नहीं हो सकते। तो वेलकम 1 का मेरा एक क्लास कंपोनेंट है। तो इसका सिंटैक्स इस तरह से है कि हम लोग क्लास का जो वर्ड है वो यूज़ करते हैं। ये रिजर्व वर्ड है क्लास, इसका मतलब है क्लास बनाने जा रहे हैं किस नाम से, वेलकम 1। और ये सब क्लास होगी एक्सटेंड। ये हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर देखा था सब क्लासेस कैसे बनाते हैं। तो एक्सटेंड हम कहाँ से कर रहे हैं, रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट में से। तो रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट में से हम लोग हम एक क्वेश्चन था कि हम इसको अलग से कंपोनेंट नहीं बनाएंगे, यानी कि अलग से एक भी क्लास इसके नाम से बनाए। जी जी अलग से फाइल में भी रख सकते हैं और यहाँ पे भी एक ही फाइल के अंदर भी मल्टीपल रख सकते हैं, फिर ठीक है। उस फाइल को वहां पे इंपोर्ट कर लें हम। हाँ वो अभी हम करके देखते हैं। अभी मैं आपको आसान वाला तरीका बता रहा हूँ कि जब आप टेस्ट करें, स्टार्ट करें काम, तो आप एक ही फाइल के अंदर बना के उसको टेस्ट कर सकें। अभी हम जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे फिर कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस बनते जाएंगे हमारे पास, ठीक है। ओके। तो हम लोग इनको फाइल्स में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये क्लास कंपोनेंट है, एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से। और यहाँ पे क्लास के अंदर एक मेथड है रेंडर, ये ज़रूरी है कि इस रिएक्ट की रिक्वायरमेंट है कि जब भी आप क्लास कंपोनेंट बनाएं उसमें रेंडर का मेथड होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये आपको एरर दे देगा, ठीक है। ये इट्स अ लाइफ साइकिल मेथड, तो इसके लिए ज़रूरी है ये यहाँ पे एग्जिस्ट करना। ओके तो रेंडर के अंदर हम लोग सिंपली रिटर्न करें, जैसे यहाँ पे रिटर्न कर रहे थे JSX, क्योंकि मैंने कहा कि चाहे वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट हो चाहे वो फंक्शन कंपोनेंट हो, इट शुड रिटर्न JSX एट द एंड, ठीक है, कुछ ना कुछ उसको रिटर्न करना चाहिए। तो जब हम लोग क्लास यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट प्रॉप्स यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि हम फंक्शन में प्रॉप्स रिसीव कर रहे हैं। तो क्लास के अंदर आते ही हम लोग दिस का कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट आगे हम लोग जो भी इसको पास करेंगे। तो इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ वेलकम 1 वाला कंपोनेंट कॉल करो, और यहाँ से मैं इसको यूज़र नेम पास कर रहा हूँ, और यहाँ पे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट यूज़र नेम में मैं रिसीव कर सकता हूँ। इसका नेम चेंज कर लेते हैं, जॉन रिजल्ट्स। तो ये मेरे पास दूसरा कंपोनेंट आ गया, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट वाला हम लोगों ने फंक्शन कंपोनेंट बना के देख लिया एंड हम लोगों ने क्लास कंपोनेंट बना के देख लिया। तो डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। दीज आर जस्ट बेसिक एग्जांपल्स, जैसे जैसे हम लोग आगे मूव करेंगे तो हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स की तरफ मूव कर जाएंगे। समरी इन दोनों की ये है कि रिएक्ट कहता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्लास कंपोनेंट है और जो फंक्शन कंपोनेंट है ये दोनों सेम है। वैसे इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, हम लोग इनके यूजेज में डिफरेंस है, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल सिंपल सा कोई काम करवाना है तो जैसे हम लोगों ने ये सिंपल यहाँ पे एक वेरिएबल पास किया और हेलो रिटर्न करवाना है, तो फंक्शन कंपोनेंट मोर देन इनफ फॉर अस, ठीक है। और अगर हम लोगों ने कोई कॉम्प्लेक्स काम करवाना है, जैसे अभी हम लोग आगे जाके स्टेट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, स्टेट्स वगैरह स्टोर करवानी है या इस तरह का काम करना है, कॉम्प्लेक्स काम के लिए हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज़ करते हैं। बट जब ये रेंडर होते हैं फॉर द रिएक्ट कंपाइलेशन टाइम पे, इसको और इसको रिएक्ट बिल्कुल सेम ट्रीट करता है, ठीक है। रिएक्ट के लिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम लोग कंपोनेंट का जो नेम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम इसको जब कॉल कर रहे हैं, देखें यहाँ पे, तो ये HTML टैग की तरह करें, जैसे ये देखें डिप का टैग है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग HTML टैग की तरह इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर हम इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं रखेंगे ना, तो रिएक्ट कंफ्यूज हो जाएगा कि आइदर वी आर यूजिंग HTML और इट्स अ रिएक्ट कंपोनेंट। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन ही ये है कि इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। तो जैसे ही फर्स्ट लेटर कैपिटल मिलता है तो रिएक्ट नोज के अच्छा ओके दैट इज़ द रिएक्ट कंपोनेंट, नॉट द HTML कंपोनेंट, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू हैव फर्स्ट लेटर कैपिटल, अदरवाइज बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम करेगा ये। कंपोजिंग कंपोनेंट में ये है कि हम लोग रिएक्ट हमें कहता है कि आप कंपोजिशन यूज़ करो। आप एक एक जो हमारे पास कंपोनेंट है
उसके मल्टीपल वेरिएंट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और एक कंपोनेंट को हम मल्टीपल टाइम पे कॉल कर सकते हैं। तो एक दफ़ा हम लोगों ने एक फंक्शन कंपोनेंट या क्लास कंपोनेंट कोई भी एक बना लिया, उसको हम लोग मल्टीपल टाइम पे कॉल कर सकते हैं, लाइक विद द डिफरेंट डाटा। लाइक मैं वेलकम वन जो है इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और ये वेलकम वाला जो है इसको मैं 2 दफ़ा और कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग नाम लिख देते हैं, तो अब ये मेरा एक ही कंपोनेंट है जो मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोग रिएक्ट में जब जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे होते हैं, जो हमारा कोड बार बार रिपीट हो रहा था उसको हम लोग फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये हमारे कंपोनेंट्स हैं, इनको हम लोग एक दफ़ा बना लेते हैं और फिर इनको मल्टीपल टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। इवन वी कैन परफॉर्म कंडीशनल रेंडरिंग में हम लोग देखेंगे, यानी कि इसके अंदर मैं इफ़ एल्स के साथ चेक लगा सकता हूँ कि इफ़ अगर मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये रिटर्न कर दो, अदरवाइज़ ये रिटर्न कर दो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने क्या किया है, एक ही कंपोनेंट को 3 दफ़ा कॉल किया, लेकिन तीनों दफ़ा डिफरेंट डाटा दिया। तो ये मेरे लिए 3 दफ़ा रेंडर होगा विद द डिफरेंट डाटा। तो स्क्रीन पे जाते हैं, ये देखिए 3 दफ़ा ये मेरे पास रेंडर हो गया। तो मैंने एक दफ़ा एक कंपोनेंट बना के रख लिया, उसको मैं अपनी मर्ज़ी से मल्टीपल टाइम अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ के एक्सट्रैक्टिंग और स्प्लिट द कंपोनेंट। इसमें क्या होता है कि लाइक हमारे पास ये HTML है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की HTML है, जिसके अंदर कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स के अंदर यूज़र की इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसके अंदर यूज़र का इमेज भी आ रहा है, उसके अंदर यूज़र का नेम भी आ रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें आ रही हैं। तो जब हमारे पास इस तरह से ज़्यादा HTML होती जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका छोटा सा कंपोनेंट बना लेते हैं। इसमें से हम लोग देखते हैं कि कौन सा डाटा इंडिपेंडेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो इमेज वाला डिव है ना, ये वाला, इट कैन बी अ सेपरेट कंपोनेंट, ठीक है। तो मैं इसको डिफरेंट जगह पे भी यूज़ कर पाऊंगा, और जब भी मुझे चाहिए होगा इसको मैं क्या पास करूंगा, इमेज यूआरएल पास करूंगा, तो ये मेरा इमेज डिस्प्ले करवा देगा। तो हम लोग इतना उठाते हैं यहाँ से, ठीक है, और उसको एक अलग कंपोनेंट में डाल देते हैं इस तरह से। फंक्शन एवाटार प्रॉप्स रिटर्न क्या करेगा, इमेज रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इमेज के अंदर हम लोगों ने सोर्स के अंदर props डॉट यूज़र डॉट एवाटार यूआरएल डाल दिया है, यानी कि यहाँ पे मैं props के अंदर इसको एवाटार यूआरएल दूंगा जो यहाँ पे रेंडर कर देगा। तो जब भी मैं ये इमेज कॉल का फंक्शन कॉल करूँगा, इसको मुझे सिर्फ एक यूआरएल देना पड़ेगा और ये मुझे इमेज वापस रिटर्न कर दिया करेगा। तो अब मैं अपने कोड को और शॉर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना अवाटार वाला फंक्शन कॉल किया और यहाँ पे यूज़र के अंदर मैंने उसका अवाटार दे दिया। तो इस तरह से देखें हमारा जो लंबा सारा कोड था वो छोटा हो गया। इसी तरह हम फर्दर अपना कोड भी रिफाइन कर सकते हैं। अगर जैसे जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स कोड होता जाता है, हम लोग उसको अलग अलग छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है। इस तरह से एग्जांपल इसकी हम लोग जब ऐप स्टार्ट करेंगे तो आपको एक लाइव डेमो भी मिलेगा। जैसे जैसे डाटा ज़्यादा होता जाएगा हम लोग उसको स्प्लिट करते जाएंगे। ओके, प्रॉप्स के बारे में एक चीज़ है जो बतानी ज़रूरी है। प्रॉप्स मतलब ये डाटा जो हम लोग एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ पे वो कंपोनेंट कॉल किया जाता है इसको बोलते हैं पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। लाइक मैं ऐप वाला जो कंपोनेंट है मेरा, इसके अंदर मैं वेलकम का कंपोनेंट कॉल कर रहा हूँ, ऐसे ही है ना। वेलकम का कंपोनेंट ये ऊपर बना हुआ है मेरे पास, लेकिन कॉल मैं कर रहा हूँ अपने ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर। तो जिस कंपोनेंट के अंदर कॉल किया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट कंपोनेंट, और जिस कंपोनेंट को कॉल किया जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं चाइल्ड कंपोनेंट। तो डाटा हमेशा वन यूनिडायरेक्शनल होता है। रिएक्ट के अंदर हम लोग पेरेंट से चाइल्ड को पास कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि चाइल्ड एक साइड पे पड़ा हुआ है। इसको हम लोग जो डाटा पास करेंगे उसके मुताबिक हमें वापस JSX रिटर्न कर देगा। सो यहाँ पे मैंने 3 दफ़ा वेलकम कॉल किया और इसको 3 अलग डाटा सेम वेरिएबल के अंदर पास किया, सेम प्रॉप में पास किया। ये प्रॉप इसने यहाँ पे रिसीव की और मुझे रेंडर करके दे दिया। अच्छा, ये जो प्रॉप्स है ना जो मैं यहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ, तो आई कांट डू दैट। मैं ऐसे नहीं कर सकता कि प्रॉप्स डॉट यूज़र नेम इक्वल्स, मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम डाल दूँ, ठीक है, लाइक मैं कह दूँ साबिर। तो ये वाला तरीका गलत है। प्रॉप्स को आप री राइट नहीं कर सकते, ठीक है।
प्रॉप्स हमेशा आपने रीड ओनली लगती हैं, ये रूल्स के खिलाफ हो जाएगा। अगर मैं इस तरह से करता हूँ, प्रॉप्स के पकड़ता हूँ, उसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, तो ये रिएक्ट के रूल्स के खिलाफ हो जाएगा। रिएक्ट कहता है कि जो भी आपने डाटा शाटा चेंज करना है वो आप अपने जो पेरेंट कंपोनेंट है उसमें चेंज करके एक ही दफ़ा यहाँ पे सेंड करें। जब आपने इसको डाटा सेंड कर दिया तो इसके अंदर चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर आप उस डाटा को मॉडिफाई ना करें, यानी कि प्रॉप्स को मॉडिफाई ना करें, उनको एज अ रीड ओनली यूज़ करें, बस रीड करें और डाटा डिस्प्ले करवा दें। तो दैट इज़ अ पॉइंट, प्रॉप्स आर रीड ओनली। उसके बाद कंपोनेंट स्टेट एंड लाइफ साइकिल्स। तो कंपोनेंट स्टेट क्या होती है? कंपोनेंट की एक अपनी स्टेट, ठीक है। हम लोग हर कंपोनेंट की अपनी स्टेट मेंटेन कर सकते हैं। अभी तक हमारे नॉलेज के मुताबिक जो है वो फंक्शन कंपोनेंट के अंदर स्टेट मेंटेन नहीं हो सकती, क्लास कंपोनेंट के अंदर स्टेट मेंटेन हो सकती है। लेकिन जैसे ही हम लोग एडवांस लेवल पे जाएंगे तो रिएक्ट 16.8 के अंदर हुक्स इंट्रोड्यूस हुई हैं, तो यूजिंग द हुक्स वी कैन मेंटेन स्टेट हेयर, ठीक है। उससे पहले हमारे पास यहाँ पे ये स्टेटलेस इनको कहा जाता था और इनको स्टेटफुल कंपोनेंट कहा जाता था, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग बिल्कुल बेसिक पे हैं, तो हम लोग इसको स्टेटलेस ही कंसिडर करते हैं अनटिल अनलेस कि हम लोग हुक्स पे पहुंच जाएंगे पढ़ते पढ़ते, तो फिर ये भी हमारे लिए स्टेटफुल कंपोनेंट्स हो जाएंगे। तो अभी के लिए स्टेट को कंसिडर करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट में आते हैं और यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। और उससे पहले मैं ये करता हूँ कि ये जो क्लास है, ये वाला जो मेरे पास कंपोनेंट है, इसको मैं अलग फाइल में मूव कर लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे सोर्स के अंदर आके मैं एक फोल्डर बनाता हूँ कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के अंदर एक मैं फाइल बनाता हूँ विद अ कैपिटल WELCOME, वेलकम 1.js, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले आपने इंपोर्ट करनी है react from react, और उसके बाद मैं अपना ये वाला सारा सिंटेक्स वहाँ पे मूव कर सकता हूँ। क्लास वेलकम वन एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, और यहाँ पे मैं रेंडर के अंदर वापस JSX रिटर्न कर रहा हूँ। वन मोर थिंग आई नीड टू डू हेयर, वी नीड टू एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वेलकम वन, ठीक है। मुझे इस क्लास को एक्सपोर्ट करना है, अदरवाइज अगर मैं यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं करता, आपको पता है ना हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था कि एक फाइल से डाटा दूसरी फाइल में कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मॉड्यूल्स हैं। तो यहाँ से मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, अपनी क्लास में बनाई मैंने एक कंपोनेंट बनाया रिएक्ट का, और उसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे आके मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ और फिर मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट वेलकम वन फ्रॉम कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर जाओ और वहाँ पे मेरे पास क्लास है वेलकम, ठीक है। दैट्स इट, .js लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो अब ये जो वेलकम वन है मेरे पास, ये मैं अपने कोड में यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। एक दफ़ा देखते हैं ब्राउज़र में, ये देखें आ गया हमारे पास। तो अब क्या है कि सेम फाइल में भी आप कंपोनेंट बना सकते हैं और दूसरी फाइल में कंपोनेंट बना के उसको इंपोर्ट करके भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अप्रोच कौन सी फॉलो करते हैं हम लोग? अप्रोच यूजुअली हम लोग फॉलो करते हैं ये वाली, कि हम हर एक कंपोनेंट के लिए अलग से फाइल बनाते हैं और वो फाइल हम लोग कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, तो हम लोग आ रहे थे स्टेट्स की तरफ, तो स्टेट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। कंस्ट्रक्टर के लिए शॉर्ट की है rconst, ठीक है। rconst प्रेस करेंगे तो टाइप करेंगे, उसके बाद टैप करेंगे तो ये हमें कंस्ट्रक्टर बना के दे देता है। कंस्ट्रक्टर के अंदर ये देखें, इसने हमें एक बाय डिफ़ॉल्ट दिस डॉट स्टेट का एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे दिया। तो ये इस कंपोनेंट की स्टेट है। अब स्टेट क्या होती है? स्टेट इसका इंटरनल डाटा होता है किसी भी कंपोनेंट का। लाइक अगर ये मेरे पास मॉडल का कंपोनेंट है तो मैं इसमें इसकी स्टेट रख सकता हूँ कि मॉडल इस टाइम पे ओपन है, क्लोज है, ठीक है, क्या स्टेट है उसकी। इसी तरह से मैं कोई भी स्टेट रख सकता हूँ। अगर ये मेरा टू डूज़ वाला कंपोनेंट है फॉर एग्जांपल, तो मैं अपनी सारी टू डूज़ की अरे अपनी स्टेट के अंदर रख सकता हूँ। तो वट एवर कोई भी डाटा जो आप उस कंपोनेंट में रखना चाहें, जिसके साथ आप बाद में प्ले कर लें, वो डाटा आप उसकी स्टेट में स्टोर कर देते हैं। तो ये जो स्टेट है ये किसी के साथ शेयर्ड नहीं होती, ये
स्टेट के अंदर जो डाटा होता है वो उस कंपोनेंट का इंटरनल डाटा होता है, अनटिल अनलेस कि आप वो डाटा निकाल के एज अ प्रॉप्स किसी को पास कर दें, ठीक है। अब इस तरह से हो सकता है कि यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट जो है इसको इंपोर्ट करूँ और उस कंपोनेंट को एज अ प्रॉप्स मैं ये वाला डाटा दिस डॉट स्टेट वाला पास कर दूँ, तो फिर आगे किसी दूसरी कंपोनेंट के पास जाएगा। अदरवाइज अगर मैं किसी प्रॉप्स के थ्रू ये डाटा शेयर नहीं करता तो ये डाटा इसका इंटरनल डाटा है। अच्छा, अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मैं वेरिएबल्स ले सकता हूँ, लाइक मैं काउंट का वेरिएबल ले सकता हूँ, मैं कहता हूँ काउंट 0, ठीक है, और कोई भी डाटा जो आप इसमें स्टोर करवाना चाहे आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो और फिर ये डाटा जो है वो इसी के अंदर स्टोर रहता है और किसी के साथ शेयर नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक क्लियर करते हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं। सर इसका फ़ायदा क्या है स्टेट्स का? इसका फ़ायदा ये है कि आपको समटाइम ऐसे डाटा की ज़रूरत होती है जो आपने यहाँ पे स्टेट के अंदर, यानी कि उस कंपोनेंट के अंदर आपको डाटा किसी जगह पे स्टोर करना होता है। तो स्टेट के अंदर जो हम डाटा स्टोर करते हैं वो थ्रू आउट द कंपोनेंट हमारे पास अवेलेबल होता है, यानी कि मैं यहाँ पे रेंडर में किसी जगह पे भी, ठीक है, यहाँ पे रेंडर के अंदर भी और रिटर्न के अंदर भी मैं यहाँ पे भी किसी जगह पे भी ये डाटा कॉल कर सकता हूँ। अगर मुझे ये डाटा कॉल करना है तो मैं इस तरह से दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, सॉरी, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, ठीक है। इस तरह से दिस डॉट स्टेट के साथ आगे वो वेरिएबल की जो भी आपने वहाँ पर रखी है उसके साथ आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ये देखेंगे 0 शो हो गया। तो अभी तो ये सिंपल सा एक वेरिएबल है, लेकिन हम यहाँ पे आगे जाके पूरी अरेज भी स्टोर करेंगे और जितनी चीज़ें हमें चाहिए होंगी उस कंपोनेंट के अंदर उसकी स्टेट को मेंटेन करने के लिए जो भी उस कंपोनेंट का डाटा होगा वो हम लोग स्टेट के अंदर स्टोर किया करेंगे। सो फॉर नाउ अभी के लिए हम लोग सिर्फ इतना कंसिडर कर सकते हैं कि वो डाटा जो हमें एक कंपोनेंट के अंदर ही चाहिए उस कंपोनेंट के लिए वो हम लोग स्टेट में स्टोर करते हैं, और ये डाटा जो है ये चेंजेबल होता है, ठीक है। जैसे प्रॉप्स है रीड ओनली है, ये रीड ओनली नहीं होता, इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे एक बटन बना के काउंटर एक पूरा चला सकता हूँ जिसकी बेस के ऊपर ये काउंट एडिशन होता जाएगा। सर हम इसको क्लास के प्राइवेट मेथड कह सकते हैं जो क्लास के अंदर एक्सेसिबल है, बस इसके बाहर नहीं एक्सेसिबल? नहीं, ये प्राइवेट मेथड नहीं है क्योंकि इट इज़ जस्ट आप कह रहे हैं ना कि ये सिर्फ आप क्लास में अपने इसी स्कोप में रहेगा, ये स्कोप से बाहर नहीं जा सकता अगर जब तक हाँ हम इसको हाँ प्रॉप जरिए भेज देना यहाँ से। हाँ, बेसिकली ये है ऐसा ही, लेकिन ये प्राइवेट मेथड नहीं इसको हम कह सकते क्योंकि ये मेथड नहीं है, बाकी इसका लाइक कॉन्सेप्ट। लुक हाँ लाइक्स वैसे कंसेप्ट इसका हाँ वैसे हाँ ना। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट वैसे ही है, डाटा वैसे ही है इसका सारा, कि उस क्लास के अंदर ही हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ शेयर नहीं होता, ठीक है। तो ओके, वापस आते हैं। व्हाट इज़ कंपोनेंट स्टेट, प्रॉप्स का ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, और स्टेट का भी बता चुका हूँ। स्टेट वो डाटा जो हम लोग उस कंपोनेंट के अंदर मेंटेन करते हैं। अच्छा, लाइफ साइकिल क्या होता है? लाइफ साइकिल हमारे पास कुछ लाइफ साइकिल्स प्रोवाइड करती है रिएक्ट के। ये जो कंपोनेंट है इसको जब आप एप्लीकेशन में माउंट कर रहे हो, जैसे इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ और फिर मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो जैसे मेरी एप्लीकेशन रेंडर होगी ये ऐप सबसे पहले चलेगी, ऐप का कंपोनेंट चलेगा, उसके बाद ये रिक्वायर करेगा वेलकम वन का कंपोनेंट, ठीक है, और इसको वेलकम वन को ये डाटा भी कुछ पास कर रहा है यहाँ पे प्रॉप्स के थ्रू, तो इसको डाटा पास किया जाएगा, ये डाटा रिसीव करके वापस हमें यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर रेंडर भी करता है डाटा, ठीक है। ये वेलकम वाला सारा यहाँ पे रेंडर हो रहा है डाटा। उसके बाद जब हम लोग, अगर फॉर एग्जांपल हमें वेलकम वन नहीं चाहिए, हम किसी दूसरी स्क्रीन पे मूव करते हैं, अभी तो हमारे पास स्क्रीन्स नहीं है ना, तो जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे तो हम लोग रिएक्ट राउटर इंप्लीमेंट करेंगे और डिफरेंट स्क्रीन होंगी, तो मैं दूसरी स्क्रीन पे मूव कर गया हूँ और अब मुझे इस कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं है, तो ये कंपोनेंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी इनिशियलाइजेशन से लेके इसके डिस्ट्रॉय होने तक ये एक पूरा लाइफ साइकिल है, जैसे ह्यूमन का लाइफ साइकिल है पैदा होने से लेके फोर्थ होने तक, तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम इस कंपोनेंट को अप्रोच कर सकते हैं। उसके लिए रिएक्ट ने हमें लाइफ साइकिल दिए हुए हैं कि अच्छा, अगर आपको इनिशियल टाइम पे इस कंपोनेंट को टच करना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जैसे ये कंपोनेंट इनिशिएट हो जाए तो मेरे पास एक मेथड होता है कंपोनेंट डिड माउंट, ठीक है। इसका मतलब है कि कंपोनेंट मेरा माउंट हो गया है।
तो जब मैं मेक श्योर करना चाहूँ कि कंपोनेंट मेरा माउंट हो गया ये वाला, उसके बाद मैं कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर करवाता हूँ। जैसे मैंने कोई एपीआई कॉल करवानी है अपने सर्वर के साथ, तो ये कंपोनेंट जब माउंट हो जाता है तो फिर मैं इस लाइफ साइकिल के अंदर इसको कॉल करवा सकता हूँ। ठीक है, तो लाइफ साइकिल्स बेसिकली टच पॉइंट्स हैं ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ दिस कंपोनेंट। दैट्स इट। तो अभी के लिए तो हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि लाइफ साइकिल है क्या, लेकिन एक नेक्स्ट और लेक्चर में क्वेश्चन हम लोग ये जो लाइफ साइकिल्स हैं इसके जो फेजेस हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे भी और उनके लाइफ साइकिल्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर नाउ। सर एक क्वेश्चन है। जी जी पूछें। क्वेश्चन ये है कि जो अभी आपने कंपोनेंट के लिए एक अलग फोल्डर बना के उसमें फाइल को एक्सटेंडर में फाइल किया इंपोर्ट, लेकिन जो ऐप डॉट जेएस है वो तो बाहर ही पड़ी, क्या हम उसको अंदर मूव आउट नहीं कर सकते? वो और कर क्या सकते उसका हैं। नाम नहीं कर सकते हम? हाँ कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली इसकी कन्वेंशन ये है कि हम लोग ऐप डॉट जी एस का नाम भी चेंज नहीं करते और इसको मूव भी नहीं करते। ठीक है, ठीक है। क्योंकि कन्वेंशन ये है कि जो इंडेक्स डॉट जी एस है जहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट होती है ये सबसे पहले ऐप को कॉल करती है और तो ऐप। वो तो हम जिस मर्जी कंपोनेंट को कॉल कर लेंगे यहाँ पे, वो तो हाँ उसी हाँ को कर कॉल कर। सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कन्वेंशंस के खिलाफ चला जाएगा, यानी कि इस तरह से होगा कि अगर आप ऐप का नेम चेंज कर देते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे नेम चेंज करेंगे और उस कंपोनेंट को कॉल कर लेंगे और इसका पाथ भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स फाइन, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई दूसरा डेवलपर आके उसके ऊपर काम कर रहा होगा तो ही इज़ लुकिंग फॉर ऐप डॉट जी एस फाइल, क्योंकि ऐप डॉट जी एस फाइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सारे कंपोनेंट इसी में कंबाइन होते हैं और इसके अंदर हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चेक्स लगाए होते हैं। ठीक है, तो ही जस्ट पुल अप योर एप्लीकेशन और वो फाइंड करेगा यार ऐप डॉट जी एस, ऐप डॉट जी एस, ऐप डॉट जी एस उसको मिलेगी नहीं, तो फिर उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा इंडेक्स डॉट जी एस में जाके कि कौन सा मेन कंपोनेंट यहाँ पे बना हुआ है, किसको ये कॉल कर रही है, और फिर उससे आगे फर्दर वो अपना काम देखेगा। ठीक है, तो बस ये थोड़ी इनकन्वीनियंट हो जाएगी, अदरवाइज दैट्स फाइन। ठीक हो गया, थैंक यू। ओके वेलकम। सो लाइफ साइकिल के ना तीन इन्होंने फेसेस डिफाइन कर दिए हैं कि कंपोनेंट जब बनता है और डिस्ट्रॉय होता है उसके दरमियान में हम इसको तीन पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं उसकी लाइफ को। तो फर्स्ट वन इज़ माउंटिंग, जब हमारा कंपोनेंट माउंट हो रहा होता है हमारी एप्लीकेशन के साथ। अपडेटिंग, जब उसको कोई प्रॉप्स या उसकी स्टेट्स चेंज होती है, यानी कि उसको किसी भी किस्म का कोई डाटा चेंज होता है तो वो उसका अपडेटिंग वाला फेज होता है, वो अपडेट हो रहा होता है। एंड द लास्ट इज जब हम लोग किसी दूसरी स्क्रीन पे मूव कर गए हैं या हमने खुद से उस कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय करवा दिया तो वो उसका अनमाउंटिंग फेस होता है। ठीक है, वो अपनी एप्लीकेशन से अनमाउंट हो रहा होता है। इन तीनों फेसेस को और इनके जो लाइफ साइकिल्स हैं उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे डिटेल से। ओके, तो ये है जी ये एक एग्जांपल है बेसिकली। इसमें ये एक टिकर है जो कि जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली बिल्कुल ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक टिक का फंक्शन है और उस टिक के फंक्शन को हम लोग यहाँ पे हर एक सेकंड के बाद कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोगों ने रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर के अंदर ये वाला एलिमेंट पास किया हुआ है। ठीक है, बट दैट्स नॉट द करेक्ट वे। असल में इट्स जस्ट टू शो यू कि यहाँ इस तरह से भी काम हो सकता है कि हम लोग एक बेसिकली हम लोग बनाना क्या चाह रहे हैं, पहले मैं ये एक्सप्लेन करूँ। तो हम लोग एक चलता हुआ क्लॉक बनाना चाह रहे हैं, एक टिकर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास रियल टाइम हमारे पीसी का टाइम आ रहा होगा। ठीक है, तो और ऑटोमेटिकली चेंज भी हो रहा होगा, यानी कि वो हमें शो करेगा पूरे का पूरा टाइम। तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि वी कैन मेक इन दैट वे, बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने जो अभी नॉलेज सीखा है कंपोनेंट्स वाला, हम लोग थ्रू कंपोनेंट्स काम करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक फंक्शन कंपोनेंट की बजाय, इस तरह फंक्शन बनाने की बजाय हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट में इसको लेके जाते हैं और फिर वहाँ पे हमें पता भी चलेगा क्लास में हम लोग स्टेट क्यों चाहिए हमें, हम लोग डाटा कैसे स्टोर करेंगे। ठीक है, एंड गोल इज़ के मैं क्लॉक का फंक्शन यानी कि क्लॉक का जो कंपोनेंट है वो इस तरह से कॉल करूं और मेरे पास स्क्रीन के ऊपर पूरा क्लॉक डिस्प्ले हो जाए। जैसे ये मैं वेलकम कॉल कर रहा हूं तो मेरे पास स्क्रीन पे ये नेम डिस्प्ले हो रहा है, ऐसे ही मैं सिर्फ क्लॉक का फंक्शन को वो कंपोनेंट कॉल करूं क्लॉक का और मेरे पास यहाँ पे क्लॉक चलना शुरू हो जाए। वट एवर वेर एवर आई नीड इट इन द एप्लीकेशन, आई जस्ट वांट टू इंपोर्ट द क्लॉक और उसे मैं यहाँ पे कॉल करूँ और क्लॉक चलना शुरू हो जाए। ये हमारी एंड रिक्वायरमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक बेसिकली क्लास चाहिए। क्लास का नाम हम कोई भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो क्लॉक बनाने जा रहे हैं तो हम लोग उसका नाम क्लॉक रख देते हैं। इसको कॉपी करते हैं, इसको सेव करते हैं, इसको भी सेव कर लेते हैं,
कोई चीज़ चेंज नहीं है, ओके दैट्स फाइन। तो कंपोनेंट के अंदर मैं यहाँ पे एक फोल्डर भी बना सकता हूँ क्लॉक का, और जिसके अंदर मैं कंपोनेंट बना सकता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे फोल्डर में नहीं रखना तो मैं कंपोनेंट के अंदर डायरेक्ट फाइल भी बना सकता हूँ। तो फॉर नाउ मैं इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करता स्ट्रक्चर को, सीधा कंपोनेंट के अंदर हम लोग फाइल बना लेते हैं, clock.js। क्लॉक का C कैपिटल रखना नहीं बोलना आपने, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही सेम जैसे हम लोगों ने लास्ट में किया था, import react from react, उसके बाद क्लास क्लॉक एक्सटेंड्स फ्रॉम रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, उसके अंदर रेंडर का जो लाइफ साइकिल मेथड है वो बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर एरर आ जाता है हमें। और उसके अंदर हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि ये जो कंपोनेंट है वो कोई भी हो, क्लास या फंक्शन कंपोनेंट, इट शुड रिटर्न सम JSX। तो यहाँ पे हम लोग उसको JSX रिटर्न कर रहे हैं। JSX में हमने क्या रिटर्न किया, दिस इज़, और आगे हम लोगों ने सिंपल स्ट्रिंग रिटर्न की हुई है। तो इसको हम लोग अभी थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, तो फिर इस स्ट्रिंग की जगह पे हमारा टाइम आ रहा होगा। अभी के लिए हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि कंपोनेंट हमारा चल गया। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, app.js में आता हूँ और ये कंपोनेंट मैं अपने पास इंपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट क्लॉक फ्रॉम components/clock। ओके, सो ये क्लॉक जो है वो यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ, वेलकम सारे कमेंट आउट कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्लॉक में कॉल करता हूँ। कॉल बिल्कुल वैसे ही करना है HTML की तरह, तो एंगल ब्रैकेट स्टार्ट क्लॉक और सिंगल टैग की तरह हमने इसको क्लोज कर दिया। तो दैट्स इट। तो अब यहाँ पे आते हैं, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग शो हो गई है, तो दैट्स फाइन। हमारा जो कंपोनेंट है वो अभी तक काम कर रहा है स्टैटिक स्ट्रिंग के साथ। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग स्टेट इनिशियलाइज करवाते हैं, और स्टेट के अंदर हम लोगों ने एक की रखनी है डेट के नाम से। तो आ जाते हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग आर कॉन्स्ट शॉर्ट की है इसकी, टैब प्रेस करेंगे तो ये स्टेट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो गया, और इसके अंदर स्टेट का एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर मैं कहता हूँ डेट और न्यू डेट, ठीक है। ये क्या करता है, ये जावास्क्रिप्ट का बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन मेथड है, ये हमें करंट डेट प्रोवाइड करता है, सॉरी ये आएगा कॉमा, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने डेट जो है वो स्टेट में स्टोर करवा ली। अच्छा, अब हम लोगों ने रिटर्न क्या करवाना है, हम लोग रिटर्न करवाएंगे यहाँ पे स्टेट में से डेट उठा के। अभी के लिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहे थे, अब हम लोग स्टेट में से डेट उठा के उसको कन्वर्ट करेंगे टू लोकल टाइम स्ट्रिंग और उसको रिटर्न करवा देंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये स्ट्रिंग जो है वो रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे मैं कहता हूँ दिस, सॉरी स्ट्रिंग रिमूव कर दें, दिस डॉट स्टेट डॉट डेट, ठीक है। इस तरह करूँगा तो डेट आ जाएगी, लेकिन ये डेट रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होती। तो रीडेबल, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट हमें मेथड देता है टू लोकल स्ट्रिंग, ठीक है। यही था, नहीं, टू लोकल टाइम स्ट्रिंग होता है, तो टू लोकल ये टाइम स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये मेथड हम लोग कॉल करते हैं। तो अब आते हैं स्क्रीन पे, तो ये देखिए हमारे पास टाइम आ गया, ठीक है। लेकिन इट्स जस्ट अ स्टैटिक टाइम, क्योंकि उसने करंट टाइम उठा के हमारे पास एक दफ़ा डिस्प्ले करवा दिया। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखें रिफ्रेश टाइम, रिफ्रेश टाइम, रिफ्रेश 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 रिफ्रेश, लेटेस्ट टाइम आता जा रहा है, ठीक है। बट वी नीड टू मेक इट ऑटोमेटिक, कि ये हर 1 सेकेंड के बाद खुद को कॉल करे और लेटेस्ट टाइम हमारे पास यहाँ पे शो कर दे। तो दैट्स वाई हमारे पास प्रॉपर क्लॉक चलना शुरू हो जाए हर 1 सेकेंड के लिहाज से। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, स्टैटिक टाइम शो हो रहा है। नेक्स्ट उस पर मूव करते हैं, इंपोर्ट कर लिया, उसको शो भी करवा दिया स्क्रीन के ऊपर। ओके, अब हम लोग एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं, फंक्शन नेम इज टिक। जी, एक क्वेश्चन था, वो फाइल दिखाइएगा दोबारा। इसमें ये सुपर प्रॉप्स लिखा हुआ, ये क्यों लिखा हुआ आ रहा है? अच्छा, हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर जब सब क्लासेस पढ़ी थी तो हम लोगों ने वहाँ पे सुपर कीवर्ड को डिस्कस किया था। सुपर कीवर्ड तब यूज़ करते हैं कि जब हम लोगों ने सब क्लासेस के अंदर अपनी पेरेंट क्लासेस की मेथड्स या कोई डाटा यूज़ करना हो, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट हेयर, प्रॉप्स का मतलब प्रॉप्स है, ठीक है।
कि हम लोग यहाँ पे प्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। सुपर के अंदर प्रॉप्स इसलिए पास की गई हैं ताकि जो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट का कंपोनेंट यानी कि जो हमें मेथड और वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकें, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो हम लोग अपने थ्रू आउट द कंपोनेंट उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं ये रिमूव कर देता हूँ फॉर नाउ तो तब भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि अभी तक हम लोग कोई इस तरह से प्रॉप यूज़ नहीं करे। बट ये बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ आती है और ये रिकमेंडेड है कि आप यहाँ पे डाल दें ताकि आप कभी भी नीचे कुछ भी पेरेंट्स से यूज़ कर रहे हो तो इट विल अलाउ यू टू यूज़ दैट। तो दैट्स वाई, ठीक है, इसके साथ ही आ जाता है ये बिल्ड। अच्छा, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट द टिक फंक्शन। ये मैं इस क्लास के अंदर ही क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इट जस्ट बिकम द मेथड फॉर दिस क्लास विद द नेम टिक। और इसको मैंने एरो फंक्शन बना दिया। एरो फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने एक मेथड कॉल किया दिस डॉट सेट स्टेट। तो स्टेट के बारे में कहा जाता है कि जब भी आपने स्टेट को चेंज करना है तो डायरेक्टली चेंज नहीं करना, यानी कि अलाउड नहीं है मुझे। ये तो अलाउड है कि मैं स्टेट को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। प्रॉप्स के बारे में अलाउड नहीं है, लेकिन स्टेट के बारे में अलाउड है, ये मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो फर्स्ट थिंग इज के स्टेट हम चेंज कर सकते हैं, बट इस तरह से नहीं कर सकते। मैं ऐसे नहीं कर सकता दिस डॉट स्टेट डॉट डेट इक्वल्स टू न्यू डेट, ऐसे अलाउड नहीं है, ठीक है। रिएक्ट क्या कहती है, रिएक्ट कहती है भाई ऐसे आपने कभी भी स्टेट को अपडेट नहीं करना। जब भी आपने स्टेट को अपडेट करना हो यू कैन कॉल द मेथड सेट स्टेट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेट स्टेट का मेथड कॉल करते हैं, उसके अंदर पूरा हमें स्टेट का ऑब्जेक्ट मिल जाता है, पूरा स्टेट का ये वाला ऑब्जेक्ट। तो ये हम लोगों ने कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऑब्जेक्ट ले लिया, उसके अंदर मैं डायरेक्ट की पास कर सकता हूँ जिसको भी मैंने चेंज करना है। तो मैंने क्या करना है, डेट को चेंज करना है और न्यू डेट यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। तो बेसिकली ये फंक्शन बनाने का पर्पज़ ये है कि ये मैं फंक्शन बना के ये जो मैंने स्टेट में ये की यहाँ पे स्टैटिक पड़ी हुई है इसको हर दफ़ा मैं यहाँ पे चेंज करवा सकूँ। क्यों, इस फंक्शन को अगर मैं हर एक सेकंड के बाद कॉल करना शुरू कर दूँ तो ये हर एक सेकंड के बाद इस डेट को अपडेट करेगा। और ये डेट कहाँ पे पड़ी हुई है, स्टेट के अंदर, और स्टेट की डेट मैं ऑलरेडी कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, स्क्रीन पे। तो अगर ये हर एक सेकंड के बाद अपडेट होनी शुरू हो जाती है तो इसका मतलब है मेरा क्लॉक चलना शुरू हो जाएगा, राइट। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया अपना एक सेट स्टेट का मेथड के थ्रू। हमने टिक को तो कहीं कॉल नहीं किया अभी तक नहीं किया, ठीक है, अभी तक नहीं किया हमने, सिर्फ बनाया है, अभी तक कॉल नहीं किया। दैट्स वाई ये हमारा क्लॉक भी स्टैटिक है। मैं रिफ्रेश करूँगा तो टाइम चेंज होगा, ठीक। नहीं किया अभी तक हम लोगों ने कॉल। ओके, सो कंपोनेंट डिड माउंट जो कि लाइफ साइकिल के बारे में मैं आपको पहले बता चुका था। ये कब कॉल होता है, जब हम लोग का जो कंपोनेंट है वो माउंट हो गया होता है, जैसे इसके नाम से जाहिर है कंपोनेंट डिड माउंट। और कंपोनेंट विल माउंट तब कॉल होता है, ये भी एक लाइफ साइकिल मेथड है, जब हमारा कंपोनेंट माउंट हो रहा होता है, ठीक है। कंपोनेंट विल माउंट यानी कि अभी माउंट होगा। ये दो लाइफ साइकिल मेथड इसलिए बता रहा हूँ कि हम इनको यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है, ये वाला यूज़ करने जा रहे हैं मेथड। सो मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट डिड माउंट का मेथड कॉल करता हूँ और उसके अंदर मैं सेट इंटरवल कॉल करूँगा और उसके अंदर मैं टिक का मेथड कॉल करूँगा अपना, ठीक है। और इसको मैं टाइम दे दूँगा 1 सेकेंड। पहले कॉल करते हैं फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लाइफ साइकिल मेथड कॉल किया जो कि रिएक्ट हमें प्रोवाइड करता है कंपोनेंट डिड माउंट। इसका मतलब ये है कि जब ये कंपोनेंट माउंट हो जाए तो फिर ये वाला कोड रन करना, ठीक है। और कोड है जावास्क्रिप्ट का सिंपल कोड, जो कि हमारे पास मेथड होता है सेट इंटरवल, ठीक है। सेट इंटरवल का जो मेथड होता है हमारे पास, इट टुक 2 आर्गुमेंट्स। फर्स्ट वन हम इसको फंक्शन पास करते हैं, ठीक है, कोई भी एक फंक्शन जिसको हम रन करना चाहते हैं। और सेकंड होता है टाइम, ठीक है, टाइम डिले, कितना टाइम उसमें हम डिले करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसमें इसको कह रहा हूँ कि 1 सेकंड के बाद आप इस फंक्शन को रन करते जाओ, यानी कि हर 1 सेकंड के बाद इसको रन करते जाओ। फंक्शन कौन सा, ये वाला टिक। और दिस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये क्लास का मेथड है। तो क्लास के अंदर हम लोगों ने कोई भी चीज़ एक्सेस करनी है उस क्लास की, जैसे स्टेट एक्सेस करनी है तो दिस डॉट स्टेट, मेथड एक्सेस करना है तो दिस डॉट उस मेथड का नाम, प्रॉप्स एक्सेस करनी है तो दिस डॉट प्रॉप्स, और दिस का कीवर्ड यूज़ करते हैं। दिस मीन्स ये वाला ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग हैं, ठीक है, ये वाली क्लास। तो दिस डॉट टिक मैंने मेथड यहाँ पे कॉल किया और मैंने उसको टाइम बता दिया 1 सेकेंड, ठीक है। जिसको मैं सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे
अब मैं आता हूँ तो ये देखें ऑटोमेटिकली मेरा ये चलना शुरू हो गया। तो अब क्या हुआ, कंपोनेंट जैसे ही माउंट हुआ, कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हुआ, डिड कंपोनेंट डिड माउंट जब कॉल हुआ तो उसने हमारे सेट इंटरवल के साथ इस मेथड को कॉल करना शुरू कर दिया हर 1 सेकंड के बाद। तो हर 1 सेकंड के बाद ये डेट यहाँ पे स्टेट के अंदर अपडेट हो रही है और यहाँ से स्टेट से हम उठा के डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा क्लॉक चलना शुरू हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं मेमोरी फ्री करने का कॉन्सेप्ट। यहाँ तक हमारा क्लॉक तो चल गया, ठीक है। अगर हम कुछ और नहीं करते तो दैट्स फाइन फॉर अस, लेकिन कंसीडर द मेमोरी लीकेज। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई हम लोग लीव कर रहे हैं किसी कंपोनेंट को, तो जितनी भी मेमोरी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं कोशिश करते हैं कि हम उसको फ्री अप कर दें। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो मेथड हम लोगों ने कॉल किया यहाँ पे सेट इंटरवल, ठीक है, इसको हम लोग एक वेरिएबल में रख लेते हैं, दिस डॉट टाइमर आईडी। और क्लियर इंटरवल का एक मेथड होता है, ये क्लियर इंटरवल और सेट इंटरवल ये जावास्क्रिप्ट के मेथड्स हैं, राइट। ये हम लोगों ने पहले देखे थे, इनको टाइम फंक्शंस भी कहा जाता है। तो क्लियर इंटरवल क्या कहता है कि सेट इंटरवल को एक वेरिएबल में स्टोर कर दो और वो वेरिएबल मुझे बता दो जब भी उसको क्लियर करवाना है। तो जैसे ये वेरिएबल ये कॉल होगा क्लियर इंटरवल, ये चलना बंद हो जाएगा, ठीक है। सेट इंटरवल इनिशिएट करवाता है इंटरवल को और क्लियर इंटरवल उसको क्लियर करवा देता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि जब कंपोनेंट विल अनमाउंट, ठीक है, कंपोनेंट जो है वो तकरीबन अनमाउंट होने लगा है, मेरी एप्लीकेशन में से बाहर जाने लगा, डिस्ट्रॉय होने लगा, तो उस टाइम पे क्लियर इंटरवल कॉल कर दो और ये वाली जो वेरिएबल है जिसके अंदर एक पूरा फंक्शन पड़ा हुआ है इसको डिस्ट्रॉय करवा दो। तो दैट्स इट, ठीक है। क्लॉक में आपको देखने में कोई लुक एंड फील में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन बिहाइंड द सीन वी हैव जस्ट क्लियर द मेमोरी। सो इसमें यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। क्लियर इंटरवल वाली बात जो है ना वो क्लियर नहीं हुई थोड़ी तरीके से, तो दोबारा बता दें कि ये अब क्लॉक भी क्लियर नहीं हुआ, यानी कि पीछे मेमोरी को सेव कर पा रहे हैं, क्या चीज़ चले समझ नहीं लग रही। अच्छा, सेशन क्लोज हो रहा है, मैं नया सेशन जनरेट कर रहा हूँ, देन आई आंसर योर क्वेश्चन। अच्छा, कोई बात नहीं जी, मुझे बताइए, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने इसको बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर किया था। ओके, सो जस्ट टू सेव द टाइम मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब वापस उस पर जाके रिवाइज ज़रूर कीजिएगा इसको। तो उसमें ये है कि सेट इंटरवल का हमें मेथड जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करती है, जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड नहीं करती है, हमें ब्राउजर्स प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट रन हो रही है। तो सेट इंटरवल में आप अपना म्यूट कर लें प्लीज़, वो नॉइस आ रही है पीछे से, ठीक है, थैंक यू। सो सेट इंटरवल में क्या होता है कि हम लोग दो चीज़ें पास करते हैं, एक हम लोग फंक्शन पास करते हैं और दूसरा टाइम डिले। तो ये क्या करता है सेट इंटरवल, इस फंक्शन को जो भी हम इसको पास कर रहे हैं इतने टाइम डिले से बार बार रन करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कौन सा फंक्शन पास किया, टिक वाला। तो टिक वाला फंक्शन हर 1 सेकंड के बाद रन होगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब ये टिक वाला फंक्शन रन होगा तो ये हमारी स्टेट को अपडेट करेगा। तो स्टेट के अंदर क्या अपडेट होगी, डेट। तो डेट कहाँ पे अपडेट हो रही है, इस की के अंदर, डेट वाली की के अंदर। तो ये मैंने यहाँ पे कॉल की हुई है रेंडर में। तो इन शॉर्ट जब भी हमारे पास ये टिक का फंक्शन चलेगा ये हमारे पास स्टेट अपडेट करेगा। तो स्टेट हमारे पास कहाँ पे शो होगी, यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर, क्योंकि हमने वापस स्टेट रिटर्न करवाई हुई है, ठीक है। एक चीज़ तो ये क्लियर होगी। दूसरा, जब भी हमें इसको रोकना हो, सेट इंटरवल को रोकना हो कि यार अब बस चलना बंद कर दो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और उस वेरिएबल को हम लोग क्लियर इंटरवल को पास कर देते हैं। ये हमें जावास्क्रिप्ट बताता है कि जब भी आपने सेट इंटरवल को रोकना हो तो आप क्लियर इंटरवल को ये ए वेरिएबल पास कर दो जिसमें सेट इंटरवल आपने स्टोर किया हुआ। तो ये करेगा, जब भी मैं क्लियर इंटरवल कॉल करूंगा ये इसको स्टॉप कर देगा। तो मैं क्लियर इंटरवल कब कॉल कर रहा हूँ, कंपोनेंट अनमाउंट के ऊपर, कंपोनेंट विल अनमाउंट में। तो कंपोनेंट विल अनमाउंट तब कॉल होगा जब मैं इस सेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमने फ्यूचर सेविंग के लिए लिखा कोड। अगर मैं ये नहीं भी ये वाला कोड एंड वाला नहीं भी लिखता तो दैट्स फाइन, कोई मसला नहीं है। ये इस स्लाइड में सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो आपका टिकर है वो किस तरह से चल रहा है। अच्छा, स्टेट के बारे में कुछ चीज़ें तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। उसमें एक चीज़ बहुत क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है, अभी भी मैंने की भी थी थोड़ी देर पहले। स्टेट को कभी भी इस तरह से हम लोग अपडेट नहीं करते, हमेशा सेट स्टेट के थ्रू अपडेट करते हैं, ठीक है। ये बताया हुआ है कि ये रॉन्ग तरीका है, इस तरह से कभी भी आप
इस तरह से आप अपडेट नहीं करते। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझने वाली है कि जो अपडेट्स है ना, इट मे बी एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस का मतलब ये है कि ऐसे नहीं है कि आपने फ़ौरन सेट स्टेट कॉल किया और उसने वो चीज़ जो है वो अपडेट कर दी, ठीक है। इट माइट टुक सम टाइम। उसकी रीज़न ये है कि जो रिएक्ट है उसके पास जितनी भी स्टेट की चेंजेस हो रही होती है ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपने पास आता हूँ कोड में, ये तो यहाँ पे मैं मल्टीपल टाइम दिस डॉट सेट स्टेट कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। अपने कोड में मल्टीपल टाइम पे सेट स्टेट कॉल कर सकता हूँ। तो हो सकता है कि एक टाइम पे 3-4 सेट स्टेट कॉल हुए हो, तो रिएक्ट उसको क्यू में लगा देता है। रिएक्ट उसको देखता है कि अच्छा ये वाला सेट स्टेट होना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन, इस तरह से, ठीक है। तो मे बी ये एसिंक हो, यानी कि वो क्यू में लगा हो और अभी तक अपडेट नहीं हुआ, तो आप उसको अपडेट करते साथ ही फ़ौरन इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते। मैं ऐसे नहीं कर सकता कि काउंटर मैंने अपडेट किया है और साथ ही मैं कह रहा हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर प्लस दिस डॉट प्रॉप्स डॉट इंक्रीमेंट, ठीक है। कि जो स्टेट काउंटर अपडेट हुआ है उसको इंक्रीमेंट जो भी आ रहा प्रॉप्स के अंदर उसके साथ उसको अपडेट कर दो। इट्स जस्ट एन एग्जांपल विच इज़ जस्ट ट्राइंग टू से कि आप फ़ौरन से स्टेट के अंदर जो चीज़ अपडेट की है उसको पकड़ के दोबारा से चेंज ना करें, क्योंकि माइट भी वो अभी अपडेट ना हुई हो। तो कैसे मेक श्योर करें कि स्टेट के अंदर जो हम लोगों ने चीज़ डाली है वो अपडेट हो गई है कि नहीं, उसके लिए हमें रिएक्ट प्रोवाइड करता है ये वाला मेथड, ठीक है। वो कहता है कि सेट स्टेट ही यूज़ करो, लेकिन आप यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन कॉल कर लो। इट्स अ कॉल बैक फंक्शन, जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो यहाँ पे इसके दो पैरामीटर्स होते हैं, स्टेट एंड प्रोप। जो भी अपडेटेड स्टेट होती है ना वो इस पैरामीटर में हमें मिलती है, स्टेट के पैरामीटर में, ठीक है। तो जब मैं सेट स्टेट कॉल करूँ, अगर तो मैं डायरेक्ट उसके अंदर स्टेट अपडेट कर देता हूँ, इस केस में जैसे मैंने यहाँ पे की हुई है, तो यहाँ पे की हुई है, तो दैट्स फाइन, क्योंकि मैं सिर्फ डेट को अपडेट कर रहा हूँ, किसी चीज़ को लेके उसमें एडिशन या डिलीशन नहीं कर रहा, ठीक है। तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, तो दैट्स वाई मैंने सिंपल सा सेट स्टेट के अंदर वो डेट अपडेट कर दी। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहूँ कि ये स्टेट अपडेट हो और मैं उसको फर्दर आगे एप्लीकेशन में यूज़ करूँ उसके बाद, तो फिर मुझे यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको मॉडिफाई करने के लिए रिएक्ट हमें दो वेरिएबल्स प्रोवाइड करता है। स्टेट के अंदर स्टेट आती है हमें और प्रॉप्स के अंदर प्रॉप्स आती है, और यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि ठीक है, स्टेट डॉट डेट जो है वो आप हमें इस तरह से अपडेट कर देते हैं। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग इसको अपडेट कर देते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट लिया करते हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर फिर की वैल्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ उसको अपडेट करते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ओके, सो यहाँ पे मैं इक्वल साइन के साथ इसको अपडेट नहीं कर रहा। मैं क्या करता हूँ, ये जो फंक्शन बॉडी है मेरे पास, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। पैरेंथेसिस लेके इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ और ऑब्जेक्ट के अंदर अब मैं अपना ऑब्जेक्ट कॉल कर सकता हूँ विच इज़ डेट, और डेट तो डेट के साथ मैं यहाँ पे स्टेट और डेट लेके उसके साथ कुछ भी एडिशन या माइनस करवा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे इस डेट के अंदर अगर 1 प्लस करना है तो मैं स्टेट के अंदर यहाँ पे इस तरह से पैरेंथेसिस ये लेके पैरामीटर और फिर उस स्टेट डॉट डेट करके +1 इस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये उस केस में होता है जब आपने स्टेट्स में से डाटा लेके जो करंट डाटा है उसके साथ उसको किसी चीज़ के साथ अपडेट करना हो, जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन हमारे केस में इस तरह से कुछ भी नहीं, अभी तक नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जब हम लोग एपीआई वगैरह कॉल करेंगे तो फिर हम इस मेथड को यूज़ कर रहे होंगे कि जो भी हमारी करंट स्टेट है वो उठाओ और उसके अंदर ये चीज़ एडिशन कर दो, ये चीज़ डिलीशन कर दो। फॉर एग्जांपल स्टेट के अंदर एक हमारे पास अरे पड़ी हुई है टू डूज़ की, तो मैं टू डूज़ की अरे इस तरह से उठाऊँगा, स्टेट डॉट टू डूज़, और फिर उसको वहाँ पे अपडेट करूँगा। बट फॉर नाउ मुझे इस तरह से कुछ भी एडिशन डिलीशन नहीं करना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ रिमूव करके यहाँ पे एक सिंपल ऑब्जेक्ट लेके उसमें डेट कॉलन साइन न्यू डेट, दैट्स इट, दैट्स फाइन फॉर अस। ओके, सो
क्योंकि हम लोगों ने ये फ्यूचर में यूज़ करना है, इसलिए ये यहाँ पे एक्सप्लेन करना ज़रूरी था कि ये भी एक मेथड है। अगर हम लोगों ने मेक श्योर करना हो कि हमें हमारे पास अपडेटेड स्टेट है, तो फिर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। बट फॉर नाउ अब वी कैन गो विथ आवर कोड जो अभी तक हम लोगों ने लिख लिया। अच्छा, अब क्योंकि हमारा क्लॉक का फंक्शन जो हमारे पास क्लॉक का कंपोनेंट है, इट्स एन इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, तो मैं इसको जितनी दफ़ा भी कॉल करूँगा उतने मेरे पास टाइम डिस्प्ले होने शुरू हो जाएंगे। तो लेट्स ट्राई इट आउट। ये हमारा एंड गोल था कि हम लोग क्लॉक जहाँ पे भी कॉल करें एप्लीकेशन में, हमारे पास क्लॉक चलना शुरू हो जाए। तो मैं कहता हूँ मैंने अपने एप्लीकेशन में 3 दफ़ा क्लॉक कॉल किया, तो ये मेरे पास 3 दफ़ा क्लॉक चलना शुरू हो गया। ठीक है, डाटा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पेरेंट्स से हम लोग पास करते हैं चाइल्ड्स को, और इस डाटे को हम लोग पॉप्स कहते हैं। और रिएक्ट के अंदर यूनिट डायरेक्शनल फ्लो होता है, हम लोग पेरेंट से चाइल्ड को पास करते हैं। चाइल्ड से वापस पेरेंट को सिंपल तरीके से पास नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है बट नॉट फ्रॉम द सिंपल वे। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग पेरेंट को अपडेट कर सकते हैं। बट फॉर नाउ रिएक्ट कहता है कि रिएक्ट इज़ यूनि डायरेक्शनल, उसमें डाटा जो है पेरेंट से चाइल्ड की तरफ पास हो सकता है, जो कि हम लोग प्रॉप्स में पास करते हैं, जो हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट